देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है प्लेन की, जो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से पास होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं और आप इनको जॉइन करते हो। जब आप इनको जॉइन करते हो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को, तो एक ट्रायंगल बनेगा। अब इस ट्रायंगल को अगर मैं एक्सपेंड करूं, तो देखो ये भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, ठीक है? और ये सरफेस आप देखो, अगर हम इसे एक्सपेंड करते जाएं पूरा का पूरा, तो ये आपका एक प्लेन बन जाएगा। तो 3 नॉन कॉलिनियर अगर पॉइंट्स आपके पास हैं, तो प्लेन की इक्वेशन निकालने का सबसे आसान तरीका ये। आप देखो, इसमें कुछ नहीं करना, x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, ऐसे ही z के लिए कर दो इक्वल टू 0 करने पर आप किस किस की वैल्यू पुट करोगे? आप x1 की करोगे, x2 की करोगे, x3 की करोगे, y1 की करोगे, y2 की करोगे, y3 की करोगे, z1 की करोगे, z2 की करोगे और z3 की करोगे। लेकिन कौन बच जाएंगे? एक तो z बचेगा, एक y बचेगा और एक x बचेगा। तो जो इक्वेशन आपके पास आएगी वो आएगी ax by cz इज इक्वल टू d टाइप में। तो ये तो आ जाएगी आपके पास कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन अगर इसे वेक्टर फॉर्म बनाना हो, तो आप जानते हो आप वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए क्या करोगे? आप लिखोगे ए आई बी जे और सी के। हाँ जी, फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया बताओ बच्चों एक बार। अब आपके पास में अगर 3 पॉइंट्स गिवन है, सिचुएशन ये है कि आपको प्लेन के 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपके पास x1 y1 z1, x2 y2 z2, 3 लाइंस के कोऑर्डिनेट नहीं। मुकुल तुम्हारी समझ में नहीं आएगा बच्चे, आज तुमने प्लेन की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मिस कर दी है। तो बेटा आराम से बैठे रहो, ईश्वर से दुआ करो कि तुम्हारे पल्ले पड़ जाए। तो आपके पास में प्लेन पर लाई करने वाले 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। आप बस इनको यहाँ पुट कर दीजिए इसमें, तो आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ये अब देखो आपके पास में ये 3 पॉइंट्स हैं, तो क्या करना है कि ये है आपके पास x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो तरीका क्या था इक्वेशन निकालने का? x माइनस x1, x2 माइनस x1, अब आप इनकी वैल्यू पुट कर दो। जब आप इनकी वैल्यूज को पुट करोगे, तो x1 की वैल्यू है 2। हाँ, ये तो नॉन कॉलिनियर के लिए है, तो इन्होंने बोला है ना, अगर ये नॉन कॉलिनियर नहीं हुए तो अपने आप ये आंसर 0 आ जाएगा, इक्वेशन निकलेगी ही नहीं, पक्की बात। ठीक है, तो आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि नॉन कॉलिनियर है कि नहीं है? आप तो बस निकालना शुरू कर दो, अगर अगर सही होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा।
इसे सॉल्व कर सकते हो बच्चों? ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, जो आ जाएगी आपके प्लेन की इक्वेशन। मुझे ये बताओ बच्चों कि क्या प्लेन की इक्वेशन अगर 3 पॉइंट्स गिवन है निकालनी मुश्किल है या आसान है? इसमें कुछ सोचना पड़ रहा है, कोई मुश्किल फॉर्मूला है, याद करने में दिक्कत है? ठीक है, निकाल के देखो बेटा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो इससे सॉल्व करके आएगा वो प्लेन की इक्वेशन होगी बिल्कुल। निकाल के देखो बेटा आ रही है कि नहीं आ रही। और जैसे एक बच्चे का डाउट ये आया था कि नॉन कॉलिनर के लिए तो हमें चेक करना है या नहीं करना है। देखो अगर ये नॉन कॉलिनर नहीं हुए तो आपकी इक्वेशन आएगी ही नहीं, वो अपने आप ही जीरो आ जाएगा। अभी भी आप कैलकुलेट करके देखो, किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, पीछे चेक करो एनसीईआरटी में एग्जांपल 18 है ये। बहुत बढ़िया बच्चे, जीरो आ रहा है। बुक में वेक्टर फॉर्म में निकाली हुई है तो आंसर मैच करना समझ लीजिए। देखो आंसर जो आ रहा है आपका, जैसे अभी बच्चे ने बताया है, फॉर एग्जांपल वंशिका ने लिखा है आंसर ये। अगर वेक्टर फॉर्म दी हुई है तो आपको बस इतना ही करना है, आर के साथ में 10i। अच्छा एक बच्चे बता रहा है, तो बेटा ये देखो अगर आपका ये आ रहा है तो 2i कर लो, 3j कर लो और 4k कर लो। अभी भी देखो पैच कर रहा है या नहीं कर रहा। उसमें पूरा सॉल्व नहीं किया हुआ। ओके, चलो कोई बात नहीं, किसी दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे। बाकी कोई परेशानी की बात नहीं, जो बताया है उससे आपका आ जाएगा। ठीक है, यही करना था और कुछ नहीं करना था। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक्सरसाइज का।
ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ऐसे निकाल के देखो आप आंसर मैच होता है नहीं होता। एक करवा दीजिए। देखो दो ही तरीके हो सकते हैं बच्चे आंसर लिखने के। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आर वेक्टर के साथ लिख दें। आपके पास एक्स की जगह आई, वाई की जगह जे और जेड की जगह के, या आर की जगह ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स आई, वाई जे और जेड के। और कोई मेथड नहीं दिया होगा। अगर वेक्टर फॉर्म में देंगे तो बस इतना ही देंगे और कुछ नहीं देंगे। या तो आर लिख देंगे या आर की जगह एक्स आई वाई जे जेड के लिख देंगे, दैट्स इट बस। अच्छा आर माइनस करके दिया हुआ है। अरे वो भी बता देंगे, अभी रुक जाओ मैं सब बताऊंगा। थोड़ा एक एक करके तुम इससे निकालो, आपके आंसर मैच करेंगे। 6 क्वेश्चन निकाल के देखो, सारे मैच करेंगे। ए पार्ट कॉलिनियर है, ओके। अच्छा अगर ए पार्ट कॉलिनियर है तो आपका आंसर उसमें नहीं आ रहा होगा, ठीक है, जीरो आ जाएगा। और बी पार्ट निकालिए। देखो निकाल के देखो, अगर तुम नहीं निकाल पाओगे तो तुमसे क्वेश्चन फिर अब अगर 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 अभी भी नहीं होंगे तो बाद में भी आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। निकालो और आंसर मैच करो जल्दी से। ए पार्ट कॉलिनियर आ रहा है, वेरी गुड। सेकंड पार्ट का आंसर 2x प्लस 3y माइनस 3z इक्वल टू 5। शुचि वेरी गुड बच्चे, मानसी शाबाश। और ए पार्ट आपका कॉलिनियर आ गया। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? ये बेटा कौन आईडी से कर रहा है, अपना नाम डालो। 11828346 विशाल, ओके ठीक है जी, ये हो गया आपका। कोई परेशानी नहीं है आपको इसमें। अब इसके बाद आती है बात इंटरसेप्ट फॉर्म की। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? देखो जैसे कोई प्लेन है और उसने एक्स एक्सिस को कट करा पॉइंट पी पर, वाई एक्सिस को कट करा पॉइंट क्यू पर, और जेड एक्सिस को कट करा पॉइंट आर पर। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है जहां कट करा ओरिजिन से ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसको कहेंगे हम एक्स इंटरसेप्ट, वाई वाले को कहेंगे वाई इंटरसेप्ट,
और सी हो जाएगा आपका जेड इंटरसेप्ट। अगर तीनों इंटरसेप्ट आपको गिवन होते हैं तो सबसे आसान तरीका होता है प्लेन की इक्वेशन निकालने का कि x के नीचे x का इंटरसेप्ट लिख दो, y के नीचे y का इंटरसेप्ट लिख दो और z के नीचे z का इंटरसेप्ट लिख दो इक्वल टू 1। और बच्चों जैसे कभी आपसे कोई टीचर ये बोलते हैं कि भाई आप वेक्टर फॉर्म से क्यों नहीं कर रहे, वेक्टर फॉर्म से ये नहीं करा वो नहीं करा, तो पता है आप उन्हें इस वाली फॉर्म में लाके अटका दिया करो। आप बोलो सर इंटरसेप्ट फॉर्म में आप वेक्टर फॉर्म से क्यों नहीं करते। तो क्या है कि जहां बच्चा इजी फील करता है, बिल्कुल लाइन के ही ये जो प्लेन के फॉर्मूले हैं, निगरे आपने सही कहा, जो प्लेन के फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल लाइन से मिलते जुलते ही है, बस ये 3D में हो गए हैं और कोई अंतर इसमें नहीं आया है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, वेक्टर फॉर्म वही होगी बेटा जो है। हाँ ईश्वर से सही कह रहे हो आप, इसे मुश्किल बनाया जाता है, वेक्टर फॉर्म तो बच्चे वही होगी, आर लिखो और डॉट एक्स की जगह आई लिखो, एक्स की जगह आई लिखो, वाई की जगह जे लिखो और जेड की जगह के लिखो। ठीक है, तो जब तीनों इंटरसेप्ट दिए होते हैं तो x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट, z के नीचे z का इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 कर दो तो इंटरसेप्ट फॉर्म प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। प्लेन की इक्वेशन निकालने का ये एक और तरीका है अगर इंटरसेप्ट दिए हुए हैं तो। ये है अनुभव इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19। तो यहाँ पे देखो x इंटरसेप्ट दिया हुआ है a, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है b3 और z इंटरसेप्ट होता है c जो दिया हुआ है 4। तो x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट और z के नीचे z का इंटरसेप्ट, आ गई प्लेन की इक्वेशन। आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया, दोनों फॉर्म में आंसर हमेशा लिखकर आया करो। तो अगर इसे वेक्टर फॉर्म में करना है तो r लिखो, x की जगह i लिखो, y की जगह j लिखो और z की जगह k लिख दो। दिस इज वेक्टर फॉर्म, ऊपर वाली कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कभी कभी r की जगह वो x i y j और z k लिख सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं लिखते जनरली, इससे ही काम चलता रहता है, यही दोनों पॉपुलर मानी जाती है हमेशा। दोनों में आंसर छोड़ के आना चाहिए। ये बताया हुआ तो है सब कुछ बच्चे, बिल्कुल बताया हुआ है। अब लोग आप अपना आंसर मैच कराओ। देखिए जी, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आया है, इसे मैं ही कर देता हूँ कि आपके पास में इंटरसेप्ट बताने अब क्यों आप प्लेन दिया हुआ है। हम जानते हैं राइट साइड में 1 होना चाहिए क्योंकि इंटरसेप्ट जो होता है वो होता है x अपॉन a, y अपॉन b और z अपॉन c इक्वल टू 1। तो राइट साइड में 1 होना चाहिए। तो हमने सबको डिवाइड करा 5 से। तो इसे और सिंप्लीफाई करें, कोई नहीं बच्चे, प्लस माइनस की मिस्टेक हुई थी। तो आपका ये हो गया x इंटरसेप्ट, 5 हो गया y इंटरसेप्ट और -5 हो गया z इंटरसेप्ट।
समझ में आ गया बच्चों? इंटरसेप्ट फ्रॉम बढ़िया। ये बढ़िया क्वेश्चन लगता है मुझे, बहुत पसंद है। इसको समझाने के लिए मैं आपको अलग से एक बात बताना चाहूंगा। जैसे एक आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, और हम बनाते हैं एक प्लेन। देखना, ठीक है जी। ये है हमारे पास एक प्लेन। अगर इसे देखें बच्चों, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या होता है, इन कॉन्सेप्ट्स को जो है ना, बड़ा इग्नोर कर दिया जाता है। अब आप ये देखो कि ये एक्स एक्सिस के और जेड एक्सिस के पैरेलल है। ये हमेशा पैरेलल रहेगा। फॉर एग्जांपल आपका जो फ्लोर है, आप उसमें एक साइड आपकी लेंथ और एक साइड ब्रेथ है, तो एक एक्सिस को आप एक्स मान लो ऐसे, दूसरी एक्सिस को जेड मान लो, और ऊपर वाली वाई है, जो हाइट है वो वाई है। तो आपने अगर एक सरफेस लिया, जैसे आप बैठे हो, आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, जो रखा हुआ है, जो रजिस्टर रखा हुआ है जैसे, तो वैसा आपका प्लेन है, जो एक्स एक्सिस के भी पैरेलल आ रहा है और जेड के भी पैरेलल आ रहा है। चेक करो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। इमेजिन नहीं हो रहा। रुको, मैं इमेजिन करवाता हूँ आपको। भाई आपका जो फ्लोर है, उसमें एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, ठीक है। सर एक्स एक्सिस क्या चेक करना है बताते हैं, जेड के पैरेलल कैसे। आप देखो नीचे जो है, नीचे क्या है, जो फ्लोर है आपका, जो फर्श है ना, उसमें एक साइड जेड एक्सिस है और एक साइड एक्स एक्सिस है, और आपने, आपका जो रजिस्टर है वो फ्लोर के पैरेलल है। जो रजिस्टर के पेज है वो फ्लोर के पैरेलल है। अनुभव बेटा, सुनाई नहीं आ रहा था तुम्हें, चेक क्या करना है, हाँ? फ्लोर पे जेड एक्सिस हो सकती है। आप, मैंने पहले भी कई बार बताई है ये बात, कि किसी भी एक्सिस को कोई भी माना जा सकता है। क्या ये बात पहले कई बार बताई गई है या नहीं? किसी भी एक्सिस को कोई भी, आप नीचे एक्स मान लो, वाई मान लो, नीचे वाई जेड मान लो, ऊपर एक्स मान लो। अब आप ये देखो, क्या आपका रजिस्टर, आपका जो रजिस्टर है वो एक्स एक्सिस के, रजिस्टर एक्स एक्सिस के और जेड एक्सिस के पैरेलल है या नहीं। नीचे मैंने एक को एक्स माना, एक को जेड माना है। आपकी टेबल जो है वो फ्लोर के पैरेलल है या नहीं। और फ्लोर जो है ना, वो एक्स, एक्स और जेड है। ये आपका फ्लोर जो है, इसके पैरेलल आपकी टेबल है या नहीं। तो बिल्कुल ये जो प्लेन है आपका, वो फ्लोर के पैरेलल है। फ्लोर क्या है, एक्स और जेड।
देखो आराम से, अगर नहीं बन रहा है तो बताओ मुझे। तो आप ये देखो कि क्या ये रजिस्टर, अगर आप इसे एक्सपेंड करो, ये रजिस्टर बहुत बड़ा हो जाए, ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, और नीचे फ्लोर भी बहुत बड़ा हो जाए, तो कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करते ना, तो अब इस वक्त वाई एक्सिस तो इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है? तो इसका इंटरसेप्ट तो आपको मिल गया वाई वाला, तो वाई वाला तो आपको मिल गया, लेकिन एक्स वाला भी नहीं मिलेगा, जेड वाला भी नहीं मिलेगा। और याद रखना, ये वहां पे शो नहीं करके आना है, ये क्वेश्चन समझने के लिए बता रहा हूं। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करते, तो उनके इंटरसेक्ट इनफाइनाइट माने जाते हैं। और किसी के भी अपॉन में इंफिनिटी आएगा तो वो जीरो हो जाएगा। और इस प्लेन की इक्वेशन आ गई y = 3, या आप कह सकते हो ये हो गया 0x प्लस वाई 0z = 3। बिल्कुल बताएंगे एक बार फिर से बात। देखो, अगर ये ओरिजिन से पास हो जाए प्लेन, तो इंटरसेप्ट जीरो, लेकिन कभी इंटरसेक्ट ही ना करे, जैसे इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसने वाई एक्सिस को जहां करा, तो दिस इज वाई इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। लेकिन एक्स एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जेड को नहीं करेगा कभी भी। तो जिन चीजों को ये इंटरसेक्ट नहीं करता, जिन एक्सिस को, तो उसके इंटरसेप्ट आपके इंफिनिटी हो जाते हैं। अगर ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करे तो जीरो हो जाते हैं, और अगर ना करे तो इंफिनिटी हो जाते हैं। मैं आपको एक तरीका और याद दिलाता हूँ, शायद आपको उससे समझ में आए। आपके पास पहले भी एक्स और वाई एक्सिस होती थी, और कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती थी, ठीक है, 2 यूनिट पर। तो इसकी इक्वेशन को y = 2 माना जाता था या नहीं माना जाता था, जबकि पैरेलल ये एक्स एक्सिस की है। क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसका एक्स इंटरसेप्ट इंफिनिटी है। ये बात लिखनी नहीं है बच्चे, समझाने की है। ये बात पता ही नहीं होती लोगों को, इसलिए तो नहीं मैं कहता हूँ कि मत लिख के आना। तो इसलिए y = 2 आता था, अगर इसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म से समझे तो। इंफिनिटी नीचे हो, वो जीरो कैसे नॉट डिफाइन नहीं होगा क्या? इंफिनिटी नीचे हो तो वो जीरो कैसे? अरे, इंफिनिटी से किसी को डिवाइड करोगे तो जीरो आता है, और अपॉन में जीरो हो तो इंफिनिटी आता है, और अपॉन में इंफिनिटी हो तो वो जीरो आता है। इंफिनिटी वैसे भी सोच के देखो, इंफिनिटी इतना बड़ा नंबर है, उससे आप किसी को भी डिवाइड करोगे वो डिवाइड होगा ही नहीं। देखो, सीधा y/3 1 कर दोगे, कोई परेशानी नहीं है, बट क्यों? मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिचुएशन क्या है, आखिरकार ऐसा होता क्यों है। भाई, लॉजिक भी पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। तो आपको एक नई बात ये पता चली है, जब इंटरसेक्ट ही नहीं करता या इंटरसेप्ट नहीं बनाता, कहीं कट नहीं कर रहा, नहीं पूरा लिख के आओगे, अलग इंप्रेशन तब पड़ेगा ना जब सामने वाले की समझ में आएगा। ये बात पता ही नहीं है, 98% को नहीं पता ये वाली बात, कि इनफाइनाइट इंटरसेप्ट का कंसेप्ट की वजह से ही ऐसा होता है। आपको कुछ नहीं लिख के आना, आपको मैंने बताया था कि ये ऐसा क्यों होता है, मैंने सबसे पहले यही बोला है कि आपको ये लाइन नहीं लिखनी है। आपको लिखना है कि भाई वाई इंटरसेप्ट इतना है, डायरेक्ट लिखो y/3 = 0, दैट्स इट, फिनिश। ऑप्शन मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, वैसे मैं बताऊं। ओरिजिन वाला कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर बताएंगे अभी।
प्री बोर्ड में लिख देंगे वो कुछ तो बता सकते हैं। देखो मेरे पास एक ऑप्शन और है, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। आपको ये मेथड में, ये तो मैंने आपको एक कंसेप्ट दे दिया, मैं आपको इसको एक मेथड से और बताता हूँ, आप उसे समझिएगा। अगर पसंद आए तो मानना, वरना मत मानना। हटाओ इस चीज को, ठीक है? डन। अब एक बात आप बताइए मुझे कि क्योंकि ये z और x के पैरेलल है, तो ये z के भी पैरेलल है। ये देखो, ये z चल रही है और ये x है और ये y है, ठीक है जी? तो ये तो x की तरह चल रहा है यहाँ पे, इधर आपका y, इधर z हो गया, इधर हो गया x, और ये आपका ऊपर गया y। तो अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, प्लेन में ये 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्या इसके कोऑर्डिनेट्स 0, 3, 0 होंगे या नहीं? चेक करके सोच समझ के बताओ। अगर ये प्लेन 3 यूनिट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो, और प्लेन की डायरेक्शन बोले तो, प्लेन की डायरेक्शन बोले तो इसके नॉर्मल की डायरेक्शन, ठीक है जी? ये नॉर्मल है। अब ये जो नॉर्मल है, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है 90, वाई एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है 0, और जेड एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है फिर से 90। यस और नो? ठीक है जी। और अगर मैं कॉस अल्फा निकालूं तो कॉस 90, जीरो निकालूं तो कॉस 0। तो यहां से मेरे पास एल, एम और एन की वैल्यू 0, 1 और 0 आ गई, ठीक है जी? अब प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। याद है? अगर डायरेक्शन कोसाइन दिए हो तो, अगर डायरेक्शन कोसाइन दिए हो तो क्या होता था? एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल टू किसके आता था? याद करके बताओ जल्दी से। अगर डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं तो सामने क्या आता है? पी। और अगर रेशियो दिए हो तो सिंपल आता है डी। आप देखो एल की वैल्यू कितनी हो गई? 0। एम की वैल्यू कितनी हो गई? 1। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और परपेंडिकुलर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है? 3। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 3। समझ में आया? आ गई प्लेन की इक्वेशन? ये मेथड ओके है? ये हम कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, पहले वाला ओके था। जिसको पहले वाला ओके, उनके लिए भी, उनका भी भला, जिनको ये वाला ओके लगे उनका भी भला। इन्वेंट किया है क्या ये सब? सब कर रखा, बहुत मेथड निकाल रखे हैं अर्णव, और भी मेथड है इसको लिए समझने के लिए अगर हम देखें तो। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका होता है। देखो अगर आप सही हो तो आप किसी भी तरीके से करो। फॉर एग्जाम्पल आपको मल्टीप्लाई करनी है, फैक्टराइजेशन करना है, आप जिस मेथड से भी करोगे, अगर आपको सही मेथड आता है तो वो आंसर सही आएगा। ठीक है? एक मेथड और भी था, मैं आपको बताता हूँ।
बिल्कुल शौर्य, देखो ये बच्चा कह रहा है शौर्य कि सर बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग कितने कम फॉर्मूले आपको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे भी जाओगे सब सही होगा। आप याद करो कि जब लास्ट ईयर था स्ट्रेट लाइन चैप्टर, तो उसके अंदर लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड थे, पर हम सारे क्वेश्चंस को निकाल लेते थे कि लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, पॉइंट की और स्लोप की। तो अभी तो हम टाइप देख रहे हैं कि किस किस तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं। इसके बाद आता है, देखो ये बड़े काम की चीज है भाई, बहुत ज्यादा काम की। तो आप देखो, जैसे आपके पास रजिस्टर है, आपके पास कॉपी है, क्या ये दोनों बिल्कुल कॉपी की तरह लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? रजिस्टर की तरह लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? आप ऐसा सोचो। और उसमें एक पेज ये भी है, और इनफैक्ट आपकी बुक में तो और भी पेजेस होंगे। अगर हम देखें तो और भी पेजेस होंगे। कितने पेजेस होंगे? इस तरीके से बन सकता है, नहीं बन सकता थोड़ा सा? अगर आप अपने रजिस्टर को ओपन करें तो बताओ, बनता जाएगा या नहीं बनता जाएगा ऐसे? कितने पेजेस बनाए जा सकते हैं? तो ये सब प्लेन है, सारे प्लेन है, सब सरफेस है। अब ऐसे ऐसे करके अगर हम बनाते जाएं, जैसे आपकी नोटबुक का है, आपकी एनसीईआरटी का है, आपके रजिस्टर का है, उससे एग्जांपल लो। लेकिन इनमें एक बड़ी कॉमन और बड़ी मजेदार सी बात है बच्चों। मजेदार बात यह है कि इनमें ये कॉमन चीज है ये। तो हम ये कह सकते हैं सारे प्लेन एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक अच्छी बात सुनिएगा, जब लाइन और लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, तो आपको क्या मिलता है? एक पॉइंट मिलता है। लेकिन जब प्लेन और प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं ना, जब प्लेन और प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं इंटरसेक्ट करे ढंग से, यहाँ ही देख लो, ये सही है। जब प्लेन और प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो बनती है आपकी है एक हमेशा लाइन। बता तो सकते हैं वैसे। बता तो सकता हूँ, वही बनाते हैं। कोई बात नहीं, वो बना के दिखाएंगे। ये देखो, ये दो प्लेन है और ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए। तो इनके इंटरसेक्शन पे देख रहे हो आप क्या बन रही है? ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन से आ रही है लाइन। इंटरसेक्शन को दूसरे कलर से दिखाना, ओके भाई साहब, बिल्कुल दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये दिस इज द इंटरसेक्शन, दिस इज द इंटरसेक्शन। प्लेन और प्लेन का इंटरसेक्शन हो गया। तो जब भी दो प्लेन का इंटरसेक्शन होगा लाइन बनेगी, दो लाइन का इंटरसेक्शन होगा हमेशा एक पॉइंट मिलेगा। इज दैट ओके? ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब आप एक चीज देखो बच्चों, कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। कितने सारे प्लेन है इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले? तो प्लेन और प्लेन के इंटरसेक्शन से जो आता है वो भी एक प्लेन होता है। प्लेन और प्लेन के इंटरसेक्शन से जो पास होता है वो भी आपका एक प्लेन होता है। तो जब भी दुनिया में, याद रखना, जब लाइन और लाइन का इंटरसेक्शन हो, तो ये होती है उस लाइन की इक्वेशन जो आएगी। जब प्लेन और प्लेन का इंटरसेक्शन होगा, तो उससे पास होने वाले जो प्लेन होंगे उसकी इक्वेशन हमेशा ये होगी। सर्कल और सर्कल का एक इंटरसेक्शन हो, तो वहां से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन ये होगी।
जब भी दो चीजों का इंटरसेक्शन होता है तो वहां से जितने भी प्लेन पास कर सकते हैं उन सबकी कॉमन इक्वेशन ये होती है। ये 11 क्लास में आपके सिलेबस में था, जिसे फैमिली ऑफ लाइंस बोला जाता था। तो वो कंसेप्ट अब एक्सटेंड होके आ रहा है। फैमिली ऑफ लाइन वाली फीलिंग नहीं है, फैमिली ऑफ लाइन ही है बच्चे, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, फैमिली ऑफ लाइन ही है। जब भी दो चीजों का इंटरसेक्शन होता है तो पहली प्लस लैम्डा इंटू दूसरी कर दो, तो आपके पास वहां से पास होने वाले वो सारी की सारी फैमिली आ जाती है। सारे प्लेन की इक्वेशन आ गई, ये सारे के सारे प्लेन की इक्वेशन है जितने भी पॉसिबल है, ये देख रहे हैं जितने भी हैं, और भी बना लो जितने भी हैं उन सबकी इक्वेशन ये है। पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं कि ये कहानी आपको कितनी डिफिकल्ट लग रही है, कितनी ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है। बहुत बढ़िया, चलिए जी। अब ये देखिए, पहले प्लेन की इक्वेशन, सिचुएशन देखिएगा आपके सामने है। लैम्डा की भी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। आप एक बार बताओ, थोड़ी देर पहले लैम्डा की इनफाइनाइट वैल्यू क्यों होंगी? कितने प्लेन पॉसिबल है इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले? बताओ बच्चे, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले कितने प्लेन हो सकते हैं? बताइए बताइए, लैम्डा की कितनी वैल्यू हो सकती है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन क्यों होंगी ये हम बता रहे हैं। आप ये बताओ बच्चे, नॉन जीरो ले रहा हूं मैं, ऐसे तो जीरो भी ले लूं तब भी चलेगा। आप ये देखो कि लैम्डा की जगह का वन लिखूंगा, माइनस का हाफ लिखो, डेसिमल लिखो, अनगिनत, बिल्कुल। आप ये देखो, इस लाइन से पास होने वाला एक प्लेन ये है, 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 और ऐसे भी कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं। तो लेमडा की भी कितनी वैल्यू हो सकती है? इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। हर एक वैल्यू के लिए एक एक प्लेन आता चला जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं, प्लेन और प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले। सिचुएशन देखो, बिल्कुल बहुत खतरनाक लेवल पे चल रही है। प्लेन और प्लेन, बिल्कुल सही बोला आपने, प्लेन और प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं, इसलिए लेमडा की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो सकती है। आप देखिए, आपके पास में पहले प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस सिक्स। ये बताइए, पहले प्लेन की इक्वेशन है, ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? दूसरे प्लेन की इक्वेशन है 2x 3y 4z। दो प्लेन की इक्वेशन है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो प्लेन बनेगा वो ये होगा। तो कितना आ गया आपके पास? आपके पास क्या आ गया प्लेन? मैंने बस ये कहा है आपसे, जब भी दो प्लेन का इंटरसेक्शन हो तो रिजल्टेंट जो प्लेन आपको चाहिए उसकी इक्वेशन ये होती है। जो भी प्लेन आपको चाहिए उसकी इक्वेशन ये होती है। तो सॉल्व करें इसे। ठीक है जी, आपकी प्लेन की इक्वेशन आ गई। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? अभी वेट करना, मुझे कुछ और भी बताना है।
ये आपके प्लेन की इक्वेशन आ गई। मैंने कहा था जब भी दो प्लेन का इंटरसेक्शन हो तो आपका एक प्लेन तो ये रहा, दूसरा प्लेन ये रहा, दो प्लेन का इंटरसेक्शन करा तो आपके प्लेन की इक्वेशन आ गई। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें है या नहीं है? किसी को भी? जब भी दो प्लेन का इंटरसेक्शन होगा हमेशा यही करना है, हमेशा। सिंपल सी बात, हमेशा ये करना है। बिल्कुल जीरो ही रहेगा हमेशा बच्चे, हमेशा। कोई परेशानी नहीं है, यही आएगा हमेशा। सारे के सारे जब भी प्लेन और प्लेन का इंटरसेक्शन हो, यही प्लेन की इक्वेशन है। अब इन्होंने एक बात बोली कि हमारा जो प्लेन आया है वो वो 1 1 1 से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इस प्लेन की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो क्या आप यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं? आज सीबीएसई ने क्लेरिफाई कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप लोगों के रिटर्न एग्जाम ही होंगे, कोई उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली वो अपने टाइम पर ही होंगे। आज स्टेटमेंट आ गया है सीबीएसई डायरेक्टर का। पॉइंट वाली बात बच्चे ये है कि आपके ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, ठीक है, और इस प्लेन की इक्वेशन पे बिल्कुल मार्च में ही कह रहे हैं फर्दर स्लीवर रिडक्शन की कोई बात नहीं करी गई है। लैम्डा मतलब नंबर ऑफ प्लेन, लैम्डा मतलब हर लैम्डा की वैल्यू के लिए एक प्लेन, तो जितने लैम्डा उतने प्लेन। प्रैक्टिकल्स भी होंगे, पीपी किट, मास्क, शील्ड, सैनिटाइजर जो लेके जाना है वो करो। मेन बात ये रिटर्न एग्जाम होंगे ही होंगे, कोई उसमें चेंज नहीं है, और सीबीएसई करवा लेगी, सीबीएसई को कोई दिक्कत नहीं कराने में। तो मुकुल बात ये थी कि ये पॉइंट इस प्लेन पर लाई करता है, ये पॉइंट प्लेन पे लाई करता है, तो प्लेन की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। देखो तुम लोग के सिलेबस तो फिर भी कंप्लीट है, उनका सोचो जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करे। आज भी मेरे पास कॉल आती है, सर हमें ज्वाइन करा लो, हमें ज्वाइन करा लो। और जब हम पूछते कितने चैप्टर कर लिए, कह रहे एक मैट्रिसेस करा था, पूरा नहीं हुआ है अभी तक। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की बात है ये। बहुतों ने ज्यादा कराया तो चैप्टर 5 तक कर रखा है, 6 नहीं आता। ये सिचुएशन है ज्यादातर बच्चों की। थ्री की वीडियो जानबूझ के रोकी हुई है मैंने। आप देखो स्टार्टिंग में भी है 43 स्टूडेंट्स, अब 38 है। मैं उनको नहीं दिखाना चाहता बिल्कुल वीडियोस। जिन्हें पढ़ना नहीं है, जिन्हें पढ़ना है वो यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, जिन्हें नहीं करना वो कहीं से भी नहीं करेंगे। मुझे नहीं देनी वीडियोस, इसीलिए नहीं देता। वीडियोस का ऑप्शन मैंने इमरजेंसी के लिए रखा था, लेकिन वो एक ऐसा समझ लिया गया कि वो राइट है, फैसिलिटी को राइट समझ लिया गया, वो सेकेंडरी से प्राइमरी चीज बन गई, इसलिए वीडियो रोक लेते हैं। खूब जाओ शादी ब्याह अट्टा, खूब दावत खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉइंट गिवन ना हो तो लेमडा की इक्वेशन भी नहीं आएगी एक्स वाई जेड की फॉर्म में। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, लेमडा निकालने के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, बच्चे बता रहे थे अभी, मैंने देखी देखी देखी
3/14 बताया है। यस, एक बच्चे ने तो निकाला है कम से कम। तो बस लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ कर दो चाहे यहाँ कर दो, आपका आंसर आ गई आपकी प्लेन की इक्वेशन। इज दिस डिफिकल्ट और इजी? प्लेन और प्लेन का इंटरसेक्शन करना 6 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन ये, 5 में मतलब। आप बताओ क्या ये डिफिकल्ट है या नहीं है? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देखो अगर इमरजेंसी हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है तो थोड़ा वेट करो, डाल देंगे। वैसे तो ऑनलाइन के अंदर 1 घंटे की क्लास कभी भी कहीं से भी ली जा सकती है। तुम्हें मैं दिखाऊं मैं कहाँ से क्लास ले रहा हूँ? जस्ट वेट। मैंने पहले भी एक दिन दिखाया था कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट से ले रहा हूँ। देखो जरा कहाँ से क्लास हो रही है। मैंने तुम्हारी क्लास रोड पे ढाबे से भी ली है, कभी पता चलता है किसी को? 1 घंटे की क्लास अगर आप कान में हेडफोन लगा के, सिंपल सा एक हेडफोन लगाओ, ब्लूटूथ लगाओ, बात करते रहो, काम होता रहेगा, कोई परेशानी नहीं। मैं मानता हूँ, मैं श्योर है आपको बेटा पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मुझे मालूम है आपकी शादी है 8 से 9 का 10 का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बट मैं बता रहा हूँ कि अगर हमें हमें क्लास लेनी है तो हम ले लेंगे, और अगर हमें नहीं लेनी है तो हमारे पास हजार एक्सक्यूज है क्लास ना लेने के। टेस्ट मैंने फ्राइडे का सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि उस टेस्ट के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो। अपने आप घर पे नहीं कर पाओगे वो काम जो आपको करना चाहिए। चलो देखो 9 क्वेश्चन करो बेटा जल्दी से। पहले 9 क्वेश्चन करो, फिर बीच में बात करते रहेंगे। आपको एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, दिस इज P1, और फिर आपकी दी हुई है दिस इज P2। कल मैं बना सकता हूँ आईआईटी का टेस्ट अगर आप लोग को देना है तो। और कॉमर्स स्ट्रीम अटेम्प्ट जरूर करना एक बार। इस साल कंपटीशन इतना कम रहने वाला है एंट्रेंसेस के लिए, अगर कोई इस बार नंबर नहीं ला पाया ना तो वो जिंदगी में नंबर नहीं ला सकता। मैं सीबीएसई मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एंट्रेंस के लिए इससे बेस्ट टाइम आज तक कभी आया नहीं है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है बच्चों के पास, स्पेशली साइंस स्ट्रीम के पास। तो कॉमर्स के पास भी आई है, वो बहुत आराम से अपनी बीबीएस हुआ या सीए वाला है, कुछ भी है, वो इजीली निकाल सकते हैं। ऐसा बच्चे इसलिए क्योंकि जो फैसिलिटी जो भी फैसिलिटी है वो बहुत कम बच्चों के पास है। और रही बात, आप देखो प्राइवेट स्कूल की आप बात कर रहे हो, पब्लिक स्कूल की कर रहे हो, आपको खुद पता है कि कितने बच्चों का लेवल है जो प्रॉपरली क्लास हो पाती है या चल रहा होगा। और आप लोगों के पास एडवांटेज है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, आपके पास टाइम आपने बहुत बाय कर लिया है। 9 क्वेश्चन करो बच्चे, करते रहो, पेन चलाते रहो, बाकी चलता रहेगा सब। मैंने अपनी लाइफ में इससे आसान टाइम नहीं देखा बच्चों के लिए। तो सबसे इजी होगी अब की बार एंट्रेंस आईआईटी मेन निकालना। डीटीयू में एडमिशन लेफ्ट हैंडेड गेम है इस साल, कंप्लीटली लेफ्ट हैंडेड गेम। और अच्छी बात यह है कि डीटीयू एनएसआईटी आईआईटी मेन के बेस पर ही होंगे। स्क्रीन टाइम की बेटा दिक्कत है, आई एग्री। मेरे भी आंखों में थोड़ा सा इशू आने लग गया है, मुझे लग रहा है। तो मेरे को लग रहा है मेरे भी मतलब अब आई साइट वीक हुई है, मेरी भी कुछ ना कुछ है। बट फिर भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें।
मेरे लग जाएगा बेटा इस साल, श्योर है। आपकी बार जब मिलेंगे हम, चश्मा लगा हुआ ही मिलेगा मुझको। मैं तो एक लाया भी हूँ, देखो अभी दिखाता हूँ, नाइट विजन के लिए लाया हूँ। ये मैंने रखा हुआ है, इसी काम के लिए है ये, बट लगाने की आदत नहीं है इसलिए नहीं लगाता। ये साइकिलिंग में वही काम आता है, बट बेसिकली नाइट विजन है। हाँ जी, 9th का आंसर मैच हुआ नहीं हुआ बच्चों? हो गया। शुड गुड पुष्पेंद्र, बहुत बढ़िया। गुड रेनू, बहुत बढ़िया बच्चे। बेटा जगह नहीं है एक्चुअली, अर्णव घर में आजकल, तो इसलिए लेना पड़ रहा है, कुछ है काम। घर ही कंस्ट्रक्शन साइट बना हुआ है, और इंटरनेट मेरा यहाँ पे बेटर है, शांति है थोड़ी सी, बाकी जगह शोर मचता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन साइट पे चल रहा है काम। चलेगा अभी तो, 2 महीने हो गए चलते चलते बेटा। नहीं, मेरे यहाँ फैमिली फंक्शन क्यों होता है शौर्य? मेरे यहाँ कोई फैमिली फंक्शन नहीं। नितिन सर, नितिन सर का होगा, वो कहीं गए होंगे। अच्छा, नहीं वो फैमिली फंक्शन उनके फ्रेंड की बेटा कुछ है। हाँ जी, हो गया बच्चों, ये बताओ जल्दी से। डन है, राइट। 10th क्वेश्चन, देखो जरा क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे आपसे, बस चेकअप कि आपसे ये क्वेश्चन होने शुरू हुए या नहीं हुए। देखो आप चेक करो, 10th क्वेश्चन आपको आता है या नहीं। तो हमारे पास प्लेन वन की इक्वेशन दी हुई है, प्लेन टू की इक्वेशन दी हुई है, तो आपके प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? वेक्टर फॉर्म में भी निकाल दो, वेक्टर फॉर्म में क्या परेशानी है। यस रिया बच्चे, आंसर आ रहा है, चेक करूं मैं। कौन सा क्वेश्चन है? 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन का आंसर है 38i 68j एंड 3 के इक्वल टू 153। वेरी गुड बच्चे, यही आंसर है। 10/9 आई है, क्या है 10/9? लैम्डा की वैल्यू, ओके, दैट्स नाइस, गुड बेटा निग्रह। यस, देखो ये बहुत जरूरी है, पता है आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जैसे आपने लैम्डा की वैल्यू शेयर करी, क्योंकि यही डिसाइड कर देता है कि आपका आंसर सही आने वाला है या नहीं आने वाला। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, ये 6 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स यही आते हैं सारे के सारे। हाँ ये बढ़िया है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, हालांकि आपको आता है। तो मेरे पास जो प्लेन वन की इक्वेशन है,
वो है x प्लस y प्लस z -1 इक्वल टू 0। प्लेन 2 की इक्वेशन है 2x ठीक है, तो हमारे पास p आ जाएगा x प्लस, आप ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में एक बात बताई जाएगी और जिनको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन 11 भी कर दिया बच्चों ने, ओके। अभी बेटा मैं तो कर लूं, मैं तो बहुत धीरे धीरे करता हूँ क्वेश्चन। तो x के साथ आ गया ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। अब एक तो प्लेन ये है और एक और प्लेन है जिसकी इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो पहले प्लेन की जो डायरेक्शन है यह है a1 b1 c1 और दूसरे प्लेन की a2 b2 c2। तो क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है, तो जब भी दो चीजें परपेंडिकुलर होती हैं तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होगा। और ऐसा करने से मिल जाएगी आपको लेमडा की वैल्यू। फिर से लेमडा की वैल्यू यहाँ या यहाँ कहीं भी पुट कर दो। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ। वेरी गुड वंशिका, सानिया, विशाल, पुष्पेंद्र। वेरी गुड बच्चे, शाबाश। हाँ जी, प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी से, क्वेश्चन ना हो रहे हो वो बच्चा जरूर बताए। वो बच्चा जरूर मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करे जिससे क्वेश्चन ना हो रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 बताओगे भी? बस ये बताना है कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। बस ये देखो इनमें से कौन कौन से पैरेलल है, क्या ये दोनों पैरेलल या परपेंडिकुलर है या नहीं, बस ये चेक करना है।
सर क्या कांस्टेंट को कंसीडरेशन में लेंगे? नहीं, 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 नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है तो पैरेलल, और A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो हो जाए तो परपेंडिकुलर। बस ये चेक करो पैरेलल या परपेंडिकुलर है या नहीं। नहीं है तो आगे चलो, कौन सा है कौन सा नहीं है बस ये चेक कर लो। एंगल बेटा सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं बता रहा, ठीक है? एंगल वाला इसलिए हटा दिया। थर्ड पैरेलल आ रहा है, ओके गुड, और बढ़िया। सेकंड परपेंडिकुलर निकाल दिया। हम्म, प्लेन है तो परपेंडिकुलर के लिए नहीं, नहीं प्लेन के लिए कुछ नहीं, बस A1 देखो डायरेक्शन से मतलब होता है, तो डायरेक्शन के लिए बस A1 B1 C1 A2 B2 C2 से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट, देखिए जैसे हमारे पास कोई प्लेन है और इस पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला किसी पॉइंट से। प्लेन की इक्वेशन है ax by cz और d, मतलब राइट साइड में कुछ भी नहीं है, और पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और z1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, x1 को लिख दो x की जगह, y1 को लिख दो y की जगह, z1 को लिख दो z की जगह। तो ये बन जाएगा ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन में जो x के साथ है उसका स्क्वायर
जो y के साथ है उसका स्क्वायर, जो z के साथ है उसका स्क्वायर। आप देखो ये पॉइंट दिया हुआ है आपको x1, दिस इज y1 माइनस 3z1। प्लेन की इक्वेशन है 6x 3y, तो 2 को लिख दो x की जगह, 5 को लिख दो y की जगह, और -3 को लिख दो z की जगह। तो बन जाएगा 6 इंटू 2 -3 इंटू 5 और 2 इंटू -3, d की जगह -4 अपॉन में जो x के साथ है उसका स्क्वायर, y वाले के साथ का स्क्वायर, जो सॉल्व करके आ गया वो आपका आंसर। हाँ जी, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कैसे करना है ये क्वेश्चन? प्रैक्टिस भी कराएंगे अभी आपसे, चिंता मत करो, बिल्कुल प्रैक्टिस कराई जाएगी। मुश्किल है तो बताओ, सोचने में कहीं दिक्कत आ रही है तो बताओ। डीआर में प्लेन का मैग्नीट्यूड है? ये नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं, बस इसे ऐसे ही कर दिए तो ऊपर ही होना था, नीचे जरूरत ही नहीं थी, ये फालतू दे रखा है। हाँ जी, निकालोगे अब जरा ऐसा ही क्वेश्चन। फॉर्मूले का डिनोमिनेटर में इस चैप्टर के बाद अब क्या कराओगे? रिवीजन कराएंगे इसके चैप्टर के बाद, एमसीक्यू कराएंगे थोड़े से, सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू कराएंगे। आई थिंक हमने चैप्टर 2 के, 3 के, 4 के, 5 के भी एमसीक्यू करे हुए हैं। टेस्ट चलेंगे, थोड़ा एमसीक्यू चलेंगे, एमसीक्यू टेस्ट ऐसे चलेगा। तो इस तरीके से रिवीजन हो जाएगा हमारा सारा का सारा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी वो कराएंगे। वाइट ही चलाना है, रिवीजन ही तो स्टार्ट कराएंगे पुष्पेंद्र, वही बात कर रहे हैं हम, एमसीक्यू के थ्रू ही रिवीजन कराएंगे आपकी। चैप्टर 2 के हो चुके हैं, 3 के हो चुके हैं, 4 के हो चुके हैं, 5 के हो चुके हैं, 6 के हुए या नहीं? आई थिंक फर्स्ट बुक के हो गए, सेकंड बुक के रह गए सारे। हम्म, 6 के हो चुके हैं। हाँ ये अच्छी बात है, चैप्टर 6 बुकलेट ही करा देंगे बच्चे, बुकलेट 6 चैप्टर तक की हो चुकी है आपकी। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 6 तक की बुकलेट हो चुकी है, मैंने कराई हुई है सारी, एक्स्ट्रा क्लास ले लेके, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए हुए हैं सारे उसके, 5 के भी कराए हैं, 6 के भी कराए हैं। चलो जी, एक दो जरा ये डिस्टेंस निकाल दो जरा, थोड़ा आप भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे फिर। ये लीजिए, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, बस बहुत है, इतना बहुत है आज।
अगर नहीं होंगे तो अगर हमने चैप्टर 6 की वर्ड प्रॉब्लम नहीं कराई है तो हम करा देंगे। मुझे कुछ ऐसा याद है मैंने बहुत करवाई हुई है, बहुत बहुत सारी। बट फिर भी करा देंगे, ऐसा नहीं है एक बार कराई है तो। एमसीक्यू भी करा देंगे, चैप्टर 6 से स्टार्ट करा देंगे बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। चैप्टर 6 से रिवीजन ले लेंगे। अभी तो देखो चैप्टर 6 और 7 हम सबसे लास्ट में कराना चाहते हैं हमेशा, क्योंकि अगर वो करा देते तो बाकी सब छूट जाते हैं। थ्री जी से स्टार्ट करेंगे, रिवर्स में चलते चले जाएंगे। ओके रिया बच्चे शाबाश, फर्स्ट का आंसर बता रहे हैं आप 3/13। गुड विशाल। 3/13 ही आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट का 13/3 आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वंशिका विशाल दिया। पता है 11th की और 12th की क्लास में एक डिफरेंस है कि हम 12th की क्लास 1.5 आवर इसलिए लेते हैं जिससे कि ओके थर्ड का पार्ट बता रहे हैं, सी पार्ट का शुचि बता रही है, 3 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, 3 आ रहा है। शाबाश श्रेया शुचि विशाल। जैसे कि हम आपसे क्वेश्चन ज्यादा करवा पाए सीधे डायरेक्ट। अब अगर आप में से कोई नहीं कर पाते, डी बिल्कुल सही है रुचि। अगर आप में से कुछ बच्चे अभी भी नहीं करते तो हो सकता है कि वो अभी 1-2 साल आराम से भी 12th में फुर्सत में वो सोच रहे हैं कि हम तो नॉर्मल कंडीशंस में ही क्लासेस लेंगे। जैसे आज एक 11 के बच्चे के पेरेंट्स का फोन आया, उन्होंने कहा कि वो बच्चा ये कह रहा है कि ऑनलाइन में तो मैं सिलेबस को चेक करूंगा और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तभी मैं नॉर्मल तरीके से पेपर दूंगा। चलो जी निकालो जल्दी से। आवाज का क्या करोगे विशाल बाबू?